पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का फीलर लेते हैं। अगर आज देखें मार्केट तो हल्की सी सुबह नीचे गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रही और 310 पॉइंट्स ने ऐड किए। वैसे कमाल नहीं है कि एक दिन पहले मार्केट में ऐसे लग रहा था कि आग लगी हुई है, कोई पता नहीं तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है या तबाही बर्बादी हो गई है, और अगले ही दिन कोई ख़ास सेलर ही नहीं है मार्केट में। तो ये जो लोग कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, जो लोग कहते हैं मैनिपुलेशन होती है उनको स्टॉक मार्केट का पता नहीं है, उनको समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं। ये सब पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन है। और जिस तरह होता है कि एक बंदा वो हाइक करके ऊपर जा रहा होता है, थक जाता है, तो फिर वो कहीं पे रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थकता है, फिर रुकता है, फिर वो फैसला करता है कि अब ऊपर नहीं जा सकता, फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है, फिर नीचे आते हुए भी थकता है, फिर रुकता है, फिर नीचे आता है। मार्केट भी हमारी ऐसी है कि ऊपर जाती है, फिर रुकती है, फिर ये फैसला मार्केट ही करती है कि अब थकने के बाद, वो रुकने के बाद उसने दोबारा ऊपर जाना है, दोबारा नीचे आना है। कहने का मकसद ये कि आज जो ये मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही, ये मार्केट इसको कहते हैं जी रुक के सांस ले रही है या क्या कर रही है, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ से अब मार्केट ने अपना सफर ऊपर की तरफ शुरू करना है वापस या नीचे की तरफ। इसलिए केयरफुल ही रहें और लॉन्ग टर्म का ही सोच के रखें और कुछ कैश भी रखें अपने पास। ज्यादातर शेयर्स अगर देखा जाए तो वो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रहे आज, या तो कुछ थोड़ा सा नीचे भी होंगे, लेकिन एक रेंज बाउंड से रहे। लेकिन अल्लाह का फजल समझ लें हमारे ऊपर, या क्या जो भी हुआ, कि हमारा तो कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हमने बहुत सारे शेयर्स में की होती है, उसको तो हम अगर इग्नोर कर दें, लेकिन जैसे हमने एलपीएल में की थी, तो एलपीएल को हमने अपर लॉक लग गया। अब हमने किया ये था कि हमने आपको बताया भी था कि हमने उसका क्या नाम है आपका एसपीडब्ल्यूएल से एग्जिट लिया, जो कि लॉक से ऊपर खुला, लॉक नहीं लगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा दिन वो प्रेशर में ही रहा और नेगेटिव में रहा। तो हमारी इसकी सेलिंग 1782 पे निकल गई थी, और वो पैसा हमने बताया आपको कि हमने एलपीएल में लगा दिया था, तो हमारा आधा आधा उसमें से लगाया था, तो हमारा काफ़ी हद तक लॉस तो एसपीडब्ल्यूएल का कुछ ना कुछ रिकवर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये ज़रूर देखिए, हमें कोई गारंटी नहीं थी कि ऐसा होगा। बात सिर्फ ये है कि जब आप देख रहे होते हैं कि भाई एक शेयर है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसका ईपीएस पे आउट अच्छा नहीं आया, तो क्या हमें उसमें रहना चाहिए या नहीं, और अगर उससे निकलना है तो हम किस शेयर में जाएं। तो उस हिसाब से फिर ये शेयर की जो शिफ्टिंग होती है उसका फैसला हमने किया कि एसपीडब्ल्यूएल को में से जब एग्जिट किया तो हमने सिमिलर शेयर ढूंढा जो सस्ता हो। तो एलपीएल उससे बहुत अच्छा शेयर है इस वक्त अर्निंग के हिसाब से, तो उस हिसाब से, और वो बहुत कम, उसको भी मार मार के इतना नीचे ले आए थे, तो हमने ये स्ट्रेटेजी की। ये भी हो सकता था कि कल के दिन एसपीडब्ल्यूएल को अपर लॉक लग जाता और एलपीएल लोअर लॉक पे ही रहता। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा कामयाब रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए जो फैसला करना होता है उसके हिसाब से फिर चलना होता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी रही। और देखें एलपीएल के साथ अब क्या करते हैं, यहाँ से फिर उसको एक दो और अपर लॉक लगाते हैं जैसे पहले लगाए थे, या फिर से नीचे ले आते हैं। लेकिन हमने साथ साथ अब हमने कुछ शेयर बेच दिए, यानी कि हमने अपना वो जो प्रॉफिट है वो सिक्योर भी किया। यहाँ से नीचे गया हम एलपीएल को थोड़ा और खरीदेंगे, और ऊपर गया तो हमारे पास अभी भी काफ़ी पड़े, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। इस तरीके से ही हम उसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। फिर हमारी दूसरी बड़ी होल्डिंग इस वक्त एएलटीएन में है, और ये भी पॉजिटिव रहा तकरीबन 3.5%। तो ये भी हमारा कल का पोर्टफोलियो में हमारे इसने अच्छा इजाफा किया। इजाफा क्या किया, जो इजाफा 2-3 दिन से गिरा था उसको रिकवर कराया। और ये जो हमारा सबसे फेवरेट शेयर, और इसको जो हमने 2 दिन से कह रहे हैं कि इसको बिला वजह इसको प्रेशर में रखा गया है, तो कल इन्होंने इसको अपर लॉक पे लगा दिया। तो हमने जो 150 पे खरीदा था वो हमने 160 पे बेच दिया।
तो यहाँ से भी हमने अपना कुछ लॉसेस को रिकवर किया। तो लेकिन अगेन बात वही है कि हम अपनी स्ट्रेटजी तो आपको बता देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये शेयर रोज़ चलें या हमारी स्ट्रेटजी रोज़ कामयाब रहे। तो आपने अपना फैसला खुद करना है, लेकिन हमारा दिन अच्छा गुजरा फ्राइडे का। अच्छा जी, अब देखते हैं और कुछ शेयर्स भी। एनसीपीएल भी जो है, अच्छा एनसीपीएल भी लोड लॉक से खुल गया, बाइंग आ गई, बाइंग भी अच्छी खासी आई है, लेकिन बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना कि यहाँ से ये अगेन इसको जो है शॉर्ट टर्म बाइंग आई है इसमें या ऊपर जाएगा के नीचे। लेकिन वही बात है कि अगर हम इस वक्त भी मुआवजा करें तो एनसीपीएल और एलपीएल के मुकाबले में एलपीएल इतना कम है, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन वही बात है, जिन लोगों ने इसको इसके साथ जो गेम डाली है, वो कोई पता नहीं यहाँ से उठा के इसको फिर 20-22 पे ले जाके फिर करें, तो वो आप खुद अपना फैसला करें। हमारा इस वक्त एनसीपीएल में हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और हमारा अभी फॉर द टाइम बिंग इसमें कोई इरादा नहीं है। टीओएमसीएल जो है ये भी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रहा, लेकिन इसकी न्यूज़ के बाद इस पे अभी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। टीपीएलपी भी जो है कोई ख़ास उसने मूवमेंट नहीं दिखाई, लेकिन ये है कि इसमें मूवमेंट वो प्रेशर वाले दिन ही आ गई थी, तो कोई ख़ास इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई। लेकिन देखिए यहाँ पे एकदम बाइंग आई है और वो ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो इसमें फिर हमने 200-300 रुपये नहीं, कल इसमें कुछ नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा रेंज बाउंड ही रहा था। लेकिन बहरहाल हमें ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा भी नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर होगी भी तो हम आपको बता चुके हैं क्यों हमें इसमें होल्डिंग अपनी रखी हुई है। थोड़ी है, लेकिन ज़्यादा हमने बताया ना आपको, हमारी ज़्यादा एलपीएल, एएलटीएन और एसएचएसएमएल में ही है इस टाइम पे, और वो एक दिन में ये बदल सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त आपको अपनी स्ट्रेटजीज बताएं, क्योंकि जितनी स्ट्रेटजीज पब्लिक की जाती हैं और ज़्यादा लोग जिन शेयर्स में घुसते हैं, कई दफ़ा उन्हीं शेयर्स को प्रेशर में रखा जाता है, तो इसलिए कई दफ़ा कुछ खामोशी भी इख्तियार करनी बेहतर होती है। अच्छा जी, अब अगर देखें वर्ल्ड कप का रिजल्ट आया तो इनका तो वही रिजल्ट उसी तरह चल रहे हैं फारिग से, बिला वजह लोग इसको 4 पे भी अच्छा कहते थे, 3 पे भी अच्छा कहते थे, 2 पे भी अच्छा कहते थे, 1 पे भी अच्छा कहते थे। और कुछ लोगों ने, हमें याद है कि एक जब इसने जो एक मूव एकदम बनाई थी, 1.5 रुपए, 1-1.5 रुपए से जब 4 रुपए पे चला गया था, तो हमारी एक शख्स से किसी से बात हुई थी, किसी ग्रुप में हम शामिल थे, तो उसने हमने वहाँ पे बताया कि जी हमें तो बड़ा लॉस हो गया और हम लॉस करके ना निकल गए उसमें से। तो उसने बताया कि उसकी एवरेज बाइंग 3 रुपए की है और वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। तो हमने तो उसको मशवरा दिया था कि बेहतर है, उस टाइम पे 3.5 पौने 4 का ही था, दोबारा ऊपर हुआ था थोड़ा सा, कि बेच दे और अगर नहीं बेचना तो अपना जो उसकी बाइंग है वहां पे स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। अब हमारी जिंदगी में दोबारा कभी उस शख्स से बात नहीं हुई, पता नहीं उसने क्या किया, और अगर उसने सारा का सारा माल WTL में डाला हुआ था, वो भी इसी तरह यूट्यूब के एक बहुत ही, बस छोड़ें, लेकिन उसकी एडवाइस पे या उसके उस शेयर को जो है ना बहुत अच्छा कहने के चक्कर में जो है ना उसने किया हुआ था। तो अगर तो उसने अपना माल नहीं निकाला तो अब देखिए उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट 33% रह गई होगी, अल्लाह करे वो निकल गया हो। अच्छा जी, इन्नू की हो गया, ये कौन सी है जी, हीरा टेक्सटाइल है एक, उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं, किसी और का भी रिजल्ट आया था लेकिन वो भी कोई खास नहीं, वो कुछ ऐसे, इसको रीलोड करके देखते हैं। PSX की साइड में कोई मसला हो गया शायद, अब पता नहीं वो तीसरी कंपनी का किसका रिजल्ट है, लेकिन वो भी हमें कोई खास नहीं था, इसलिए अब जो भी है छोड़ें इसको। और आज क्या बात करें। अच्छा, आज एक चीज ये बात करते हैं कि देखिए ये जो फिपी लिपि का डेटा होता है, कई लोग जो है ना इसको बहुत अहमियत देते हैं, इसको देखना जरूर चाहिए, लेकिन ये बहुत डिसीविंग डेटा होता है। अब जैसे ना अगर ये देखें एक दिन का, अगर हम यहाँ से लें 31 का, अब देखिए यहाँ ये आ रहा होता है, लोग बातें करते हैं कि जी आज के दिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की, आज के दिन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, आज के दिन म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की,
अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की। जब फंड ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं तो कहते हैं अच्छी बात है, इंडिविजुअल ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं तो कहते हैं बुरी बात है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें, अब ब्रोकर की बात करते हैं। ब्रोकर ने आज जी नेट में सेलिंग की और वो नजर आ रही है 1.37 मिलियन यूएसडी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पॉइंट ये है कि पूरे दिन में ब्रोकर ने 9.7 मिलियन बाय किए और 11 मिलियन सेल किए, और नेट में नजर आ रहा है कि उसने सेल किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ब्रोकर ने ये 11 मिलियन जो उसने सेल किए हैं, ये सुबह पूरे के पूरे 1 घंटे में सेल किए हों, और उसने जो 9 मिलियन बाय किए हैं ये आखिरी 1 घंटे में बाय किए हों। नेट में नजर आ रहा होगा कि जी उसकी सेलिंग आ रही है, लेकिन असल में ब्रोकर ने उस दिन पैनिक फैला के सुबह शाम को बाइंग की। तो ये बहुत डिसीविंग होता है, इसको आप जरूर देख लिया करें, लेकिन इसकी बेसिस पे बहुत ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, हम तो नहीं लेते कम से कम, क्योंकि ये भी एक जो है मैनिपुलेशन टूल के तौर पे इसको यूज किया जाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। क्योंकि जब बात हुई है ना, और वॉल्यूम्स भी लगना, या इसने उसको बेचा, कोई पता नहीं, ब्रोकर जो है किसी म्यूचुअल फंड, कई कम ऐसे होते हैं जिनके बैंक्स भी हैं उसी कंपनी की ब्रोकरेज भी है, उसी कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी भी है, वो आपस में बाय सेल करके वॉल्यूम जनरेट करते होंगे, हो सकता है लोगों को डिसीव करने के लिए। पता लगे जी इसने सेल किया है, आज उसने बाय किया है और इतने वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये डेटा इंपॉर्टेंट तब हो सकता है अगर आवरली बेसिस पे इसकी सेग्रीगेशन जो है उसको भी इशू किया जाए, और हमें उम्मीद नहीं कि इस किस्म का कोई भी इकदाम पीएसएक्स वाले उठाएंगे, क्योंकि हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो मैनिपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो या एसईसीपी वगैरह भी। तो बहरहाल ये है कि ये कोई इतना ज़्यादा रेलेवेंट डेटा हमें नहीं लगता। और ये जो इंडिविजुअल्स भी होते हैं, देखिए ना, इंडिविजुअल्स 46, अब ये इंडिविजुअल्स कौन है? क्या ये आपके और हमारे जैसे लोग हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो मिलके इतने बनते हैं, या ये कोई बहुत बड़े बड़े जो हैं प्लेयर्स हैं? ये बड़े बड़े प्लेयर्स ही होते हैं, इतने सारे आम बंदे हो ही नहीं सकते पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में। तो इसको ज़्यादा इस पे टेंशन ना लिया करें, क्योंकि अभी जब ये आईएमएफ की रैली लगने से पहले जो है ना, एक यूट्यूब के चैनल पे हम एक साहब की वीडियोस देखते थे, तो वो सबको मार्केट से बाहर रहने का कहते थे। वो यही कहते थे कि देखो जी, सारे जो फंड्स हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेलिंग पे हैं, तो आप लोग क्यों बाइंग करते हैं? और उनकी सेलिंग के दौरान ही वो मार्केट कहाँ से कहाँ निकल गई। और इसी तरह अभी अगर पिछले 10 दिन का डेटा देखें, तो इंश्योरेंस कंपनीज देखें कितना ज्यादा उन्होंने बाय किया, 26 बिलियन का, 27 बिलियन का, और बैंक्स ने सेलिंग की है, और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, और इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। फिर भी अब इंश्योरेंस कंपनी इतनी हैवी बाइंग कर रही है, फिर भी मार्केट क्रैश कर गई। तो अब हमें नहीं पता कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी को बनाई हुई थी कि इस टाइम पीरियड पे उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस लेनी है, या इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स ने मिलके कोई ऐसी खिचड़ी पकाई है कि यार भाई तुम बाई करते जाना, हम सेल करते जाएंगे, और तुम्हारा लॉस बाद में किसी और तरीके से रिकवर करा देंगे। अल्लाह बेहतर जाने कि इस लेवल की इनकी मिली भगत हो सकती है कि नहीं। कई लोगों ने ये कहा कि भाई इंश्योरेंस देखो कितना बाय कर रही है, मार्केट को उसने होल्ड किया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा क्रैश आ गया। तो ये शायद ये कोई स्ट्रेटजी लोगों को डिसीव करने की भी हो। फिर ये देखें कि अगर हम इसको ठीक है जुलाई 2021 अब तक देखें, तो ये देखें इस टाइम पीरियड के दौरान जो है म्यूचुअल फंड्स तो बहुत ज़्यादा सेलिंग कर चुके हैं। ठीक है, फिपी ने भी सेलिंग की, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने और इंश्योरेंस ने कितनी ह्यूज सेलिंग्स की हैं नेट में अभी तक इस टाइम पीरियड में। तो इसी टाइम पीरियड में मार्केट काफ़ी नीचे तो आई, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर भी गई, फिर नीचे आई। तो कहने का मकसद ये है कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस तो नेट में सेलिंग पे हैं 1.5-2 साल से। तो अगर आप सिर्फ ये सोचें कि भाई
ये लोग सेलिंग कर रहे हैं तो हमने मार्केट में रहना ही नहीं है, मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना, फिर तो अब मार्केट के जहां पे भी मार्केट का ऊपर चढ़ जाने की अपॉर्चुनिटी होगी उसको भी आप मिस कर जाएंगे। और इन सब की सेलिंग के दौरान बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स कितना ऊपर भी निकल गए हैं, डिविडेंड बेस्ड शेयर्स, फॉर एग्जांपल ईफर्ट कितना ऊपर निकल गया, वहां पे उस टाइम पे बड़ा नीचे होता था और वो हमसे भी मिस हो गया क्योंकि उस टाइम पे हम भी दूसरे शेयर्स के चक्कर में पड़े थे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फिपी लिपि को आप जरूर देखा करें, लेकिन उसकी बेसिस पे अपने बहुत ज्यादा डिसीजंस ना लिया करें, कंसिडर किया करें अपनी डिसीजन मेकिंग में, लेकिन सिर्फ उसको सोच के ये सोचें कि भाई इसमें ऐसा हो गया तो अब तो मार्केट गिरी गिरी, या इसमें ऐसा हुआ तो अब ऊपर ही गई, तो वो जरूरी नहीं है। फिर आज दो और शेयर्स देख लेते हैं। एक टीजीएल है, तारिक ग्लास का जो है ना, इसकी वैल्यू 80 की चल रही है। अगर इसका फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल 30 की ईपीएस थी, काफ़ी बढ़ गई थी, और इस साल जो है लेकिन कम है। इस साल 12, इस साल तकरीबन समझ लें कि इसके हिसाब से देखें, ट्रेंड के हिसाब से तो 18 की ईपीएस आएगी। पिछले साल पे आउट इन्होंने काफ़ी कम दिया, 2 रुपये का डिविडेंड और 25% बोनस। बोनस बजाय 25% बहुत ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन ये 25% आप ये समझ लें कि 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया 2 की बजाय। बोनस की यही हकीकत होती है, लेकिन वो बस महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा दे दिए, और उसके ऊपर बाद रैलीज भी बन जाती हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा बोनस भी दिए। 21 में बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया था 12 रुपये का, लेकिन बाद में फिर वो मुल्की हालात की वजह से उन्होंने जो है ना वो देना छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने जो है ऑथराइज कैपिटल भी इंक्रीज किया था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी उनका ईयर एंड रिजल्ट आने वाला है, तो इस दफ़ा फिर कोई hefty बोनस 25 से 30% या 50% तक दे सकते हैं। और डिविडेंड का इरादा उनका नहीं है, तो उस हिसाब से रैली तो इसमें बन सकती है यहाँ से अभी भी। अगर 6 महीने का देखें तो ये तकरीबन 63 से ऊपर जाके जो है ना 90 तक गया, और फिर अब 70-80 तक आया है। तो रिजल्ट आने तक कुछ ना कुछ छोटी मोटी रैली बन सकती है, और बोनस अच्छा दे दिया फिर भी रैली बन सकती है, लेकिन बस ठीक है, क्योंकि हमारा वही बात है, हमारा शिफ्टिंग ज़्यादा है डिविडेंड बेस्ड शेयर्स पे, बोनस वालों पे कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक है, एक ज़माने में हमने इसको बहुत अच्छा इसकी असेसमेंट्स भी की थी, उसकी रीजंस भी बताई थी, और वो इसीलिए दी थी क्योंकि इसने अपना डिविडेंड बहुत अच्छा दे दिया था। तो हमने ये सोचा था कि जब एक दफ़ा कंपनी अच्छा डिविडेंड दे तो प्रॉबली शायद वो डिविडेंड बेस्ड होना चाहती है, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली, तो हमने भी इसमें से एग्जिट ले लिया। इसी तरह जीएचजीएल ग्लास कंपनी है, इसके फाइनेंशियल्स देखें तो पिछले साल 7 रुपए थे, इस साल भी इसके अच्छे चल रहे हैं। इसने कोई नए ग्लास यूनिट्स भी इंस्टॉल किए थे, तो ईयर की ईपीएस इसकी आ सकती है कोई 10 रुपए। इसने इंटरिम पे भी तकरीबन 19% बोनस तो दे दिया था, लेकिन इसने और पास्ट में कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती रही है। 20 में इसने बहुत अच्छा डिविडेंड एकदम दिया था, लेकिन उसके बाद देना कम कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एस्टिमेट करना कि अब ये 19% बोनस के बाद डिविडेंड भी देंगे कि नहीं, लेकिन ये है कि इतना बुरा नहीं है। बहरहाल डिविडेंड आने पे पता लगेगा, और अगर ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दे दिया तो फिर एकदम ऊपर निकल जाएगा। 2-2.5 रुपए का डिविडेंड दिया तो शायद वैल्यू यहीं के आसपास रहे, लेकिन ओवरऑल इतना बुरा नहीं है इस रेट पे। वैसे तो इसको भी जो है एक ज़माने में इसका बहुत हाई रेट हो गया था, और वही कुछ लोग कहते थे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। देखिए, कंपनी अच्छा होना रेलेवेंट नहीं होता, ये चीज़ होती है कि उसके शेयर की प्राइस अच्छी है कि नहीं, तो वो जो है लोग फिर फंस जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। किसी भाई ने आज पूछा था जीजीजीएल का। यार हम ऐसी कंपनियों को देखना ही छोड़ दिया, इन लोगों ने जो है ना लोगों को बहुत नुकसान कराया है, हमें भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर अल्लाह के फजल से हम बच गए। अभी देखें, ये देखें 3 साल पहले ये 30 रुपए पे था, ठीक है, और उस टाइम पे भी लोग इसको कहते थे बहुत अच्छा। इसको भी इसी तरह, जीजीएल को भी इसी तरह, ट्रीट को, यूनिटी को, और ये देखें अब ये इसको 6 रुपए पे आ गया। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें, इसके पूरे साल में ईपीएस 1 रुपए, ठीक है, और इस दफ़ा 1 रुपए भी नहीं आ रही। तो ये शेयर जो है ना, इसकी औकात, उस हिसाब से इसकी औकात 1 रुपए की भी नहीं है, ठीक है। तो जाने को यहाँ से कोई पता नहीं, इसको रिवर्सल लेके फिर अगले 1-2 साल में ये इसको ले जाएं, वो एक अलग कहानी है। वो हम आपको बता चुके हैं कि भाई वो तो स्टॉक मार्केट की गेम्स हैं। लेकिन
बिल्कुल वर्थलेस शेयर है, ठीक है। और ऐसे लोगों को कि आप ऐसे लोगों को आप सुनना ही छोड़ दें जो इस शेयर को अच्छा कहें। अब हो सकता है ये जब 10 देखें, अगर 5 साल का देख लें, हाँ ये इसका ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम नहीं, 5 साल का लो है 4.85। अब आपको तमाम टेक्निकल एनालिस्ट यही कहेंगे भाई 4.85 तक ही आ सकता है और फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आपको उनकी बातें पसंद है तो आप बात मान लें उनकी, लेकिन ये इसकी औकात 4.85 की भी नहीं है वैसे, फाइनेंस के मुताबिक, ठीक है। तो आप खुद देख लें, हम तो ऐसे शेयर्स को हमने देखना ही छोड़ दिया है। और अगर ये 1-2 साल में ये वापस 30 पे पहुंच भी गया ना, यकीन माने हमें 1% भी अफसोस नहीं होगा या कि भाई हमने क्यों नहीं ये शेयर खरीदा। हम अब उस स्टेज से निकल आए हैं जब हम शेयर की मूवमेंट को देख के जो है ना, वो उसके जो है ना वो लालच में आके या ऐसे फैसले करते हैं। हम हमें लालच में हम भी पड़ गए थे शुरू में, हालांकि हमारी ऐसी कभी भी सोच नहीं होती थी, लेकिन बहरहाल देख देख के वो होता है ना कि बंदे का दिमाग थोड़ा सा खराब हो ही जाता है। तो हमने भी लालच में ही पड़ के ऐसे कुछ शेयर्स में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी और अच्छा खासा नुकसान हुआ, और जिसको हमें पूरा करने के लिए अपने 1.5 साल की मेहनत लगी और फिर हमने उसको पूरा किया। लेकिन अगर सोचें कि किसी ने इसको 30 पे खरीदा और आज भी उसमें बैठे तो उसका क्या हाल होगा। तो बहरहाल अगर आपको इस प्राइस पे अच्छा लगता है, आप अपना फैसला खुद कर लें। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप ये शेयर ना खरीदें, हम कभी नहीं खरीदें, हम इस तरह कभी नहीं खरीदेंगे जब तक इसके फाइनेंशियल अच्छे ना हों। और जो गनी ग्रुप है, इस पर से तो हमें बिल्कुल कोई एतबार नहीं है। किसी दिन मौका मिला तो आपको इसकी जो है ना, हमें उसकी जी जो सर्फ था उसकी कहानी सुनाएंगे, सर्फ टू GCIL, ठीक है, लेकिन बिल्कुल फारिग। तो जनाब ये था आज का एनालिसिस। अब ये डेटा सारा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर कोई फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।